हेलो एवरीवन, वेलकम टू अभिनव कॉमर्स क्लासेस। दिस इज़ अभिनव सादले और आज हम शुरू करेंगे चैप्टर नंबर 1 फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ अ कंपनी। तो हम समझेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ अ कंपनी का क्या मतलब होता है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट जैसा हमने पहले भी पढ़ा 11th क्लास में, ये होते हैं एंड रिजल्ट्स। एंड रिजल्ट्स मतलब कि एक अकाउंटिंग साइकिल होती है जिसमें सबसे पहले कोई ट्रांजेक्शन होती है, उसको रिकॉर्ड किया जाता है जर्नल में, फिर जर्नल के बाद उसको पोस्ट किया जाता है लेजर में, देन ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर किया जाता है और एट द एंड ऑफ द ईयर, दैट इज ऑन 31st मार्च, क्या बनाया जाता है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाया जाता है। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या इंक्लूड होता है वो डिपेंड करता है कि आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसके बना रहे हो। तो अगर आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हो किसके, सोल प्रोप्राइटरशिप के, तो उसमें क्या क्या आता है? उसमें आता है ट्रेडिंग अकाउंट, सेकंड P&L अकाउंट, थर्ड बैलेंस शीट। अगर आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हो एक पार्टनरशिप के, तो उसमें क्या क्या आता है? अगेन ट्रेडिंग अकाउंट, सेकंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, नाउ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट भी इसमें इंक्लूड होता है जैसा कि हमने पार्टनरशिप में पढ़ा है। देन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और लास्ट में हम प्रिपेयर करते हैं क्या? एक बैलेंस शीट। ओके, ये तो हो गई किसकी बात? सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप की। बट अब हमें किसके बारे में पढ़ना है? कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में। ओके, तो अब हम बात करेंगे कि कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या क्या इंक्लूड होता है। तो ये सेक्शन 2 सब सेक्शन 40 ऑफ द कंपनी एक्ट 2013 में बताया है कि द फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन रिलेशन टू अ कंपनी इंक्लूड द फॉलोइंग 5 थिंग्स। तो 5 चीज़ इसमें रहती है। सबसे पहला फर्स्ट आइटम क्या होता है? तो पहला हम बनाते हैं बैलेंस शीट। देखो नोटिस करो तो हम पहले ट्रेडिंग और P&L बनाया करते थे, बैलेंस शीट लास्ट में बनाते थे, ठीक है। बट अब क्या हो जाएगा? कंपनी के केस में सबसे पहले बैलेंस शीट ही बनाई जाएगी। ओके, और बैलेंस शीट भी कब बनती है? एज एट 31st मार्च, एज एट 31st मार्च। और इसको बनाने के लिए भी एक हमें फॉर्मेट दिया हुआ है, ठीक है। वो फॉर्मेट जो है वो शेड्यूल 3 पार्ट 1 में दिया है। ये शेड्यूल 3 पार्ट 1 किसका? तो कंपनी एक्ट 2013। ये हम जगह जगह तुम लोग को बताने वाले नहीं है कि एज पर मतलब ये किस एक्ट के अंडर, तो क्योंकि हम कंपनी की बात है तो ये ऑब्वियस है, इंप्लाइड है कि कंपनी एक्ट 2013 की ही बात हो रही है। तो शेड्यूल 3 पार्ट 1 ऑफ द कंपनी एक्ट 2013। बैलेंस शीट के बाद हम बनाते हैं क्या? P&L। P&L, लेकिन रुको, इसको P&L नाम नहीं दिया जाएगा। अब हम इसको बोलेंगे क्या? स्टेटमेंट ऑफ P&L, स्टेटमेंट ऑफ P&L, ठीक है। और ये बनता है एज इट नहीं आता है इसमें, इसमें आता है फॉर द ईयर एंडेड, फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च, ठीक है। अच्छा, ये किस अकॉर्डिंग बनाया जाता है? तो ये बनता है एज पर शेड्यूल 3 पार्ट 2। देखो बैलेंस शीट बनती है एज पर शेड्यूल 3 पार्ट 1, बट P&L बनता है एज पर शेड्यूल 3 पार्ट 2, ठीक है। पार्ट 2 करना था, आई एम सॉरी, पार्ट 2। नेक्स्ट थर्ड हम बनाते हैं क्या? कैश फ्लो स्टेटमेंट। थर्ड क्या बनेगा? कैश फ्लो स्टेटमेंट। देखो जब हम कैश फ्लो के बारे में बता रहे हैं तो ये तुम लोग को बताते चलें कि कुछ ऐसी कंपनीज भी होती है जो एग्जेम्प्टेड होती है कैश फ्लो को प्रिपेयर करने के लिए, मतलब उन्हें कैश फ्लो बनाने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो उसमें कौन? 3 तरह की कंपनी आती है। एक तो स्मॉल कंपनी एग्जेम्प्टेड है, उन्हें कैश फ्लो नहीं बनाना होता है। सेकंड डॉर्मेंट कंपनी, और थर्ड हमारी होती है OPC 1% कंपनी। इन तीनों को कैश फ्लो नहीं बनाना होता है। बात करते हैं कैश फ्लो किस अकॉर्डिंग बनता है। तो एज पर AS3 रिवाइज्ड, ये हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है 3, उसमें बताया गया है कि कैश फ्लो कैसे बनाया जाएगा, फॉर्मेट भी दिया हुआ है। फोर्थ नंबर पर हम बनाते हैं क्या? स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी इफ एप्लीकेबल। इफ एप्लीकेबल मतलब कि हमेशा नहीं बनता, ये जब भी बनता है जब एडिशनल शेयर इशू किए गए। देखो क्या होता है, किसी ना किसी ईयर में कंपनी क्या करती है? एडिशनल इक्विटी को बढ़ाती है। तो कभी भी इक्विटी में कुछ बदलाव आएगा, मतलब कि या तो इक्विटी को रिटर्न किया जाएगा या उसमें और बढ़ाया जाएगा इक्विटी को, तभी ये स्टेटमेंट बनता है, तभी इफ एप्लीकेबल लिखा है। लास्ट में बनता है क्या? एक्सप्लेनेटरी नोट्स, नोट्स एक्सप्लेनेटरी नोट्स, जिनको हम क्या बोलते हैं? नोट्स टू अकाउंट्स भी बोलते हैं, नोट्स टू अकाउंट्स भी बोलते हैं। ओके, तो ये हुई बात कि एक कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या क्या बनेगा। अब हम समझेंगे किसके बारे में? अब हम समझेंगे किसके बारे में? फाइनेंशियल ईयर के बारे में, फाइनेंशियल ईयर के बारे में। तो 2 ईयर होती है ऐसा तुम लोग को पता है, कैलेंडर ईयर, दूसरा फाइनेंशियल ईयर। तो ये सेक्शन 2 सब सेक्शन 41 में लिखा है। देखो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या क्या आएगा वो सेक्शन 240 में लिखा है। फिर फाइनेंशियल ईयर क्या होगी वो सेक्शन 241 में लिखा है, सब सेक्शन 41। तो ये बताया जाता है कि एवरी कंपनी इज रिक्वायर्ड टू फॉलो सेम फाइनेंशियल ईयर, सेम या फिर यूनिफॉर्म फाइनेंशियल ईयर। मतलब कोई भी कंपनी जो है वो अलग फाइनेंशियल ईयर फॉलो नहीं कर सकती, सबको एक ही फाइनेंशियल ईयर फॉलो करना है। क्यों? इसका रीज़न है कंपेरेटिबिलिटी के लिए, ठीक है ना। तो अकाउंट्स आपस में कंपेयर हो पाए, इसके लिए क्या होगा? सब लोग यूनिफॉर्म फाइनेंशियल ईयर फॉलो करेंगे। और वो कब पीरियड क्या होगा? ऑब्वियसली 1 अप्रैल हमारी न्यू ईयर कॉमर्स वालों की से लेकर 31st मार्च ऑफ नेक्स्ट ईयर, ठीक है। तो सबका 31st मार्च को ही क्लोजिंग होगा कंपनीज का। ओके, कंपलसरी है ये। देखो पार्टनरशिप में और सोल प्रोप्राइटरशिप में मैंडेटरी नहीं है कि आप इसी ईयर को फॉलो करो, 31st मार्च को ही क्लोजिंग करो। बट अगर आप नहीं करते हो तो आपको दिक्कत आएगी। कैसी दिक्कत आएगी? अगर आप अलग फॉलो करते हो तो आपको टैक्स तो इसी बेसिस पर देना है, 1 अप्रैल से 31st मार्च के बेसिस पर। थोड़ी प्रॉब्लम होती है, इसलिए बेटर होता है कि हम यही फाइनेंशियल ईयर को ही फॉलो करें।
ओके, अब हमें पढ़ना है कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होगा वो क्या वैल्यूज़ होनी चाहिए उसमें। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में वैल्यूज़ क्या होनी चाहिए। वैल्यूज़ का मतलब कि एक आइडियल फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसा होना चाहिए, ठीक है। तो एक आइडियल फाइनेंशियल स्टेटमेंट को डिफाइन किया गया है सेक्शन 129 सबसेक्शन 1 ऑब्वियसली ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 कि एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो होना चाहिए, सबसे पहली बात, शैल गिव अ ट्रू एंड फेयर व्यू। ट्रू एंड फेयर, ट्रू मतलब आपको एकदम सच सच बताना है, और फेयरली आपको कुछ भी अनफेयर काम नहीं करना है, ऑब्वियसली आपको फेयर सब कुछ दिखाना है। तो ट्रू एंड फेयर होना चाहिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट। हम बोल सकते हैं स्टेट ऑफ अफेयर स्टेट ऑफ अफेयर्स ऑफ द कंपनी। ओके, सेकंड, तो सेकंड ये है कि जो हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट होना चाहिए वो ऑब्वियसली एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होना चाहिए। तो जो भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड डिफरेंट है उन सबको वो क्या करना चाहिए, कंप्लाई करना चाहिए, शुड कंप्लाई विद द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। और ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कहाँ बताए जाते हैं, तो ये हमें सेक्शन, ये किस में, सेक्शन 133 में बताए जाते हैं। नेक्स्ट, थर्ड, तो जो हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट होना चाहिए, क्या, जो हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट होना चाहिए वो होना चाहिए एज पर शेड्यूल 3। देखो अभी हमने बताया था कि शेड्यूल 3 के अंदर दो फॉर्मेट दिए हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2। पार्ट 1 बैलेंस शीट की बात करता है, पार्ट 2 P&L की बात करता है। तो इसी फॉर्मेट के अकॉर्डिंग होना चाहिए, मतलब आप फॉर्मेट के अकॉर्डिंग ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बनाओगे। हम एक बार फिर से बता देते हैं कि शेड्यूल 3 जो है इसके अंदर दो पार्ट आते हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2। पार्ट 1 में हम बनाते हैं क्या, पार्ट 1 में हम क्या बनाते हैं, बैलेंस शीट, और पार्ट 2 में बनाते हैं स्टेटमेंट ऑफ P&L। P&L नहीं, स्टेटमेंट ऑफ P&L। और क्या दिया है, इसका फॉर्मेट दिया हुआ है, इन दोनों का हमें फॉर्मेट दिया हुआ है इनके अंदर। तो अभी हम फॉर्मेट को भी डिस्कस करेंगे इसके बाद। अच्छा, जो हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट बन जाता है, ये बैलेंस शीट हुआ, P&L हुआ, कैश फ्लो जो भी बनाते हैं बन जाता है, उसके बाद क्या होता है, उसमें डायरेक्टर की रिपोर्ट, किसकी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बोल सकते हैं, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की रिपोर्ट, साथ ही साथ में किसकी, ऑडिटर की रिपोर्ट को अटैच करना पड़ता है, ये मैंडेटरी है। इन दोनों की रिपोर्ट को हमें अटैच करना होता है, ठीक है। जब वो, ये एक बार एजीएम जो होती है ना, एनुअल जनरल मीटिंग, तो एनुअल जनरल मीटिंग में शेयर होल्डर के सामने प्रेजेंट करने के से पहले फाइनेंशियल स्टेटमेंट को हम प्रेजेंट करेंगे, उसके पहले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और ऑडिटर अपनी अपनी रिपोर्ट उसमें अटैच कर देंगे। नाउ अब हम देखेंगे कि जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होते हैं। ऑब्जेक्टिव्स मतलब क्या, उद्देश्य, हम क्यों बना रहे हैं इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को। ओके, तो सुनो, जो हमारा बैलेंस शीट होती है उसको बनाने का उद्देश्य होता है क्या, जो हमारी स्टेटमेंट ऑफ P&L, जो हमारी बैलेंस शीट होती है उसको बनाने का मेन रीजन होता है, क्या होता है, टू नो द फाइनेंशियल पोजीशन जानना, फाइनेंशियल पोजीशन जानना, फाइनेंशियल पोजीशन। तो बैलेंस शीट इज इक्वल टू फाइनेंशियल पोजीशन और स्टेटमेंट ऑफ P&L इज इक्वल टू फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस जानने के लिए बनाया जाता है परफॉर्मेंस। ओके, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। और हाँ, बैलेंस शीट हमारी स्टॉक वेरिएबल होती है और स्टेटमेंट ऑफ P&L फ्लो वेरिएबल होता है। ये हमने इको में भी पढ़ा होगा कि बैलेंस शीट जिस दिन बनती है उसी दिन सही होती है, उसके बाद वो काम नहीं करती, मतलब उसमें वैल्यू चेंज हो जाती है, क्योंकि सिंगल ट्रांजेक्शन भी अफेक्ट करती है। और P&L, तो P&L हमारा जो होता है वो पास्ट के लिए होता है, मतलब फर्स्ट अप्रैल से 31 मार्च तक की ही ट्रांजेक्शन उसमें कवर होती है। ये एक फ्लो वेरिएबल है P&L। अब हम देखते हैं ऑब्जेक्टिव्स, कैरेक्टरिस्टिक्स, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो सबसे पहले तो हमें समझ में आता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या है, हिस्टोरिकल इन नेचर होता है। हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स हम इसको बोल सकते हैं, हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट है, हिस्टोरिकल इन नेचर है, क्योंकि इसमें क्या, पास्ट पीरियड का रिकॉर्ड आता है। देखो भाई, जो हो चुका है उसका रिकॉर्ड आता है। हम ट्रांजेक्शन नरेशन लिखते हैं बीइंग का मतलब जो हो चुका है। सेकंड, एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मनी, एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मनी, हम भाई सारी ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं किसके, मनी के टर्म्स में, अमाउंट वाला कॉलम बनाते हैं ना। और इंडिया में जो हम मनी के टर्म्स में वो एक्सप्रेस करते हैं वो क्या होता है, इज इन रुपीज़, ठीक है। किसी दूसरी कंट्री में सपोज डॉलर, कहीं यूरो, जहाँ पर जो चलता हो, बट सबका एक्सप्रेस किस में होता है, इन टर्म्स ऑफ मनी। थर्ड, जो फाइनेंशियल पोजीशन होती है उसमें हमने पहले भी बताया कि बैलेंस शीट क्या बताती है, बैलेंस शीट क्या बताती है, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, सॉरी फाइनेंशियल पोजीशन, आई एम सॉरी, फाइनेंशियल पोजीशन। और जो P&L होता है, जिसको क्या बोलते हैं, स्टेटमेंट ऑफ P&L, वो क्या बताता है हमें, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। तो ये तीन कैरेक्टरिस्टिक्स हुए फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब हमें नेक्स्ट क्या पढ़ना है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, क्या पढ़ना है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बैलेंस शीट। देखो अभी हमने क्या देखा, इसके पहले लास्ट टॉपिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इसमें तो दोनों आ जाते हैं, बैलेंस शीट भी आ जाती है और P&L भी। तो बैलेंस शीट और P&L में जो कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स है, जो कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स है अभी हमने वो देखे, बट अब हम स्पेसिफिक देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स बैलेंस शीट के क्या होते हैं। तो पहला कैरेक्टरिस्टिक होता है कि ये हमें किसके, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज़ के बारे में, और साथ ही साथ किसके बारे में, एसेट्स के बारे में। इक्विटी एंड लाइबिलिटीज़ और एसेट्स का क्या बताता है, ये रिलेशनशिप बताता है। और ये बताता है कि इक्विटी लाइबिलिटी और एसेट्स ऑब्वियसली हमेशा क्या होंगे, इक्वल होंगे, दोनों हमेशा बराबर होंगे। सेकंड, ये क्या होता है, जो बैलेंस शीट होती है वो प्रिपेयर की जाती है ऑन अ पर्टिकुलर डेट, क्या, ऑन अ पर्टिकुलर डेट, ठीक है। तभी से हम उस पर क्या लिखते हैं, एज एट लिखते हैं, हमेशा हमें क्या लिखना है, एज एट लिखना है बैलेंस शीट की हेडिंग पर। थर्ड क्या है, जो बैलेंस शीट होती है वो बनाई जाती है एज पर, बैलेंस शीट प्रिपेयर की जाती है एज पर गोइंग कंसर्न
कॉन्सेप्ट, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। तो गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट क्या कहता था कि बिजनेस विल कंटिन्यू फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। तो हम ये सोचकर ये दिमाग में चलकर बनाते हैं, तभी तो हम वो डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं। अगर हम भाई यही मान लेंगे कि एक ही साल बिजनेस चलेगा, लंबे टाइम नहीं चलेगा, तो हम डेप्रिसिएशन नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि एसेट आपकी एक ही साल में यूज़ हो जाएगी। नेक्स्ट जो होती है बैलेंस शीट, ये हमारी क्या होती है, एब्सोल्यूट, क्या होती है, एब्सोल्यूट फैक्ट्स पर तो बेस्ड होती है, बट ये इन्फ्लुएंस भी हो जाती है, बट इज इन्फ्लुएंस्ड, ये इन्फ्लुएंस भी हो जाती है किससे, इन्फ्लुएंस्ड बाय, दो चीज़ों से इन्फ्लुएंस्ड होती है, किससे, एक तो अकाउंटिंग, अकाउंटिंग अजम्पशन से, अकाउंटिंग अजम्पशन से इन्फ्लुएंस हो जाती है भाई, और साथ ही साथ में एंड पर्सनल जजमेंट से, पर्सनल जजमेंट से। तो ये हमारी जो बैलेंस शीट होती है वो दोनों चीज़ों से अफेक्ट हो जाती है, क्या बताया हमने, अकाउंटिंग अजम्पशन से और पर्सनल जजमेंट से। अच्छा, तो हम समझेंगे पहले अकाउंटिंग अजम्पशंस क्या होते हैं। तो अकाउंटिंग अजम्पशन कुछ नहीं होते हैं, ये जो हमने अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स होते हैं, जो हमारे अकाउंटिंग के प्रिंसिपल्स होते हैं, हम उनको फॉलो करते हैं बैलेंस शीट बनाते टाइम। जिसमें बहुत सारे प्रिंसिपल्स, जैसे हमने पढ़ा था कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिव्स, जैसे हमने पढ़ा था ये सॉरी प्रिंसिपल ऑफ फुल डिस्क्लोजर, ठीक है, और मटेरियलिटी, ठीक है, वो मैचिंग कॉन्सेप्ट, ये सारी चीज़ों को फॉलो किया जाता है। कब, बैलेंस शीट बनाते टाइम सबको फॉलो किया जाता है। बात करते हैं पर्सनल जजमेंट की। तो देखो, ये तो हमें बोला जाता है कि भाई आपको डेप्रिसिएशन चार्ज करना है, बट रेट ऑफ डेप्रिसिएशन क्या होगा, जैसे फॉर एग्जाम्पल रेट ऑफ डेप्रिसिएशन क्या होगा, ठीक है, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन क्या होगा, साथ ही साथ में क्या मेथड आपको कौन सी लगानी है, स्ट्रेट लाइन मेथड लगाना है या फिर रिटन डाउन वैल्यू मेथड लगाना है। तो ये किसकी, पर्सनल जजमेंट वाला फैक्टर हो गया, पर्सन टू पर्सन वेरी करता है भाई, कोई ज़्यादा डेप्रिसिएशन चार्ज करता है, कोई कम। अगेन जैसे हमारा जो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट होता है, उसका जो रेट होता है वो अगेन एक पर्सनल जजमेंट है, वो पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। कुछ बिजनेस उसको बढ़ा देते हैं, कुछ कम कर देते हैं, तो वो पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। नेक्स्ट, जैसे कि इन्वेंट्री को जो वैल्यूएशन करने के लिए डिफरेंट मेथड्स अवेलेबल है। अब कोई फीफो यूज़ कर रहा है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, कोई लास्ट इन फर्स्ट आउट यूज़ कर रहा है, तो वो भी अगेन क्या है, पर्सनल जजमेंट है। अच्छा, यहाँ पर पर्सनल जजमेंट में एक पर्सन की सोच भी मैटर कर जाती है। भाई अगर कोई अच्छा सोचने वाला पर्सन है, उसकी सही सोच चल रही है, पॉजिटिव थिंकिंग है, तो वो कहेगा ठीक है कम पैसा डूबेगा। तो वहीं कोई दूसरा पर्सन नेगेटिव पर्सन है, वो तो कहेगा कि 20% का प्रोविजन बना दो। तो फाइनली हमने देखा कि जो हमारी बैलेंस शीट है ना, उसमें तीन चीज़ें आती हैं, क्या क्या, सबसे पहले तो हमारा एब्सोल्यूट फैक्ट्स, कुछ चीज़ें होती हैं उनको तो एज इट इज लिखते हैं, जैसे हमारा जो बैलेंस है कैश इन हैंड, उसको तो एब्सोल्यूट, उसमें तो कुछ दिक्कत ही नहीं है। सेकंड आते हैं अकाउंटिंग असम्पशन, तो हमें प्रिंसिपल को फॉलो करना पड़ता है, कुछ चीज़ों के साथ प्रिंसिपल्स को फॉलो करना पड़ता है, ठीक है। तो जैसे कि एक प्रिंसिपल बोलता है भाई कोई फ्यूचर में होने वाला गेन है उसको इग्नोर करो, तो कोई फ्यूचर में होने वाला लॉस है उसको रिकॉर्ड करो। पर्सनल जजमेंट क्या बताता है कि ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है जो अकाउंट्स को बना रहा है। हो सकता है कोई एक्सपेंडिचर जिसको जिसको कोई अकाउंटेंट जो है कैपिटल मानता है, तो कोई दूसरा उसको रेवेन्यू नेचर का मानता है, ये भी। और ये सारे हमने एग्जाम्पल भी दिए हैं सबके। अब हम लास्ट बात करते हैं किसकी, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल, स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल। देखो, सबसे पहले हमने क्या देखा था, तो हमने कैरेक्टरिस्टिक देखे थे फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फिर हमने इंडिविजुअल स्टडी की बैलेंस शीट के क्या होते हैं, और अब देखेंगे पी एंड एल के क्या होते हैं। तो देखो, पी एंड एल के हमारे तीन कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। सबसे पहले कि ये मैच करता है, इट मैचेस द रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस ऑफ एन एंटरप्राइज फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड। देखो, सपोज जो भी आपने इनकम अर्न की है जो कि बिलोंग करती है 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च को, तो ये जो भी आपने इनकम अर्न की है, तो इस इनकम को अर्न करने के लिए जो भी एक्सपेंडिचर लग गया है, जो भी खर्च लग गया है आपका, वो भी आपको सेम ईयर में चार्ज करना होगा, ठीक है। तो इसको मैचिंग प्रिंसिपल भी बोलते हैं, मैचिंग प्रिंसिपल भी इसको बोलते हैं। तो जो फॉलो किया जाता है, सेकंड, तो मैचिंग प्रिंसिपल फॉलो किया जाता है। सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स हम बोल सकते हैं कि ये प्रिपेयर किया जाता है, तो स्टेटमेंट ऑफ पी&एल इज प्रिपेयर्ड, स्टेटमेंट ऑफ पी&एल इज प्रिपेयर्ड इज प्रिपेयर्ड इज प्रिपेयर्ड फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड एंड नॉट ऑन अ पर्टिकुलर डेट। भाई हमने पहले भी बताया कि ये पर्टिकुलर पीरियड यानी कि ये कौन सा कॉन्सेप्ट है, फ्लो कॉन्सेप्ट है। फ्लो कॉन्सेप्ट है ये स्टॉक कॉन्सेप्ट नहीं है। स्टॉक कॉन्सेप्ट क्या होता है, बैलेंस शीट होती है पर्टिकुलर डेट को जो प्रिपेयर की जाती है। नेक्स्ट, मतलब हम क्या लिखेंगे, फॉर द पीरियड, फॉर द ईयर एंडेड, फॉर जरूर आएगा, ठीक है। एज एड कब आता है, बैलेंस शीट। लास्ट, जो पी एंड एल है वो क्या है, हिस्टोरिकल इन नेचर है, हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट है। तो ये हमारे तीन कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए, ये हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट।